हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि वीर कभी मरते नहीं, वो तो अमर होते हैं। न जाने कैसा जज्बा होता है इनके अंदर, न जाने कैसा दिल होता है इनके अंदर कि जान किसी और की खतरे में होती है और सीना ये अपना आगे रख लेते हैं। न जाने कैसी दीवानगी होती है इनके अंदर कि सींच डालते हैं इस मिट्टी को अपने लहू से। जुनूनियत की हद इतनी पार कर जाते हैं कि देश के आगे इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। कारगिल विजय सप्ताह के तीसरे सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रणबांकुरे की जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी मात्र 24 साल की उम्र में। हम बात कर रहे हैं उस वीर की जिसने ये कहा था कि या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हम बात कर रहे हैं उस वीर की जिसका लोहा पाकिस्तानी सेना भी मानती थी। उन्हें कारगिल के शेर के नाम से बुलाया जाता था। कारगिल में दुश्मनों से लोहा लेने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के घुग्गर में। माता श्रीमती कमल कांता बत्रा और पिता श्री जीएम बत्रा के घर 2 जुड़वा बच्चे हुए। उनकी खुशी का ठिकाना न था। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके भैया विशाल बत्रा पढ़ने में काफी तेज थे। दोनों का घर का नाम था लव और कुश। कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही सेना में जाने का रुख रखते थे। उनका काफी मन था कि वो सेना में जाकर देश की सेवा करें। सैनिक स्कूल से पढ़े बले विक्रम बत्रा विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद मर्चेंट नेवी में चयनित हुए। मर्चेंट नेवी में चयनित होने के बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना देश में रहकर ही देश की सेवा की जाए। उस वक्त एक लेफ्टिनेंट की सैलरी काफी कम हुआ करती थी। वहीं मर्चेंट नेवी में एक महीने की सैलरी थी 1 लाख। एक 21 साल के लड़के का इस तरीके से सोचना कि मैं जो भी करूंगा अपने देश के लिए करूंगा, यहाँ से हांगकांग जाकर मुझे 1 लाख रुपए भले ही मिल जाएं, मगर अपने देश की सेवा के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सेना में जाने का उन पर जुनून सवार था। एक 21 साल के लड़के का इस तरीके से सोचना उनकी समर्पण की भावना को दर्शाता है कि किस तरीके से प्यार था उनके अंदर अपनी मिट्टी के लिए। जुलाई 1996 में सीडीएस की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। उस समय कारगिल में युद्ध छिड़ चुका था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। कैप्टन बत्रा छुट्टियों पर पालमपुर आए हुए थे। हमेशा की तरह न्यूगल नदी के किनारे अपने फेवरेट कॉफी हाउस में बैठे हुए उनके दोस्त ने उनसे कहा कि यार, कारगिल में हालात खराब है, तू अपना ख्याल रखना। इस पर कैप्टन बत्रा बोलते हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं अपने देश के लिए या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगे झंडे को गाड़ कर आऊंगा। न जाने कैसा जज्बा था कि उसके बाद उन्होंने सीधे अपनी छुट्टियां कैंसिल करवाकर कारगिल की जंग में शामिल होने निकल पड़े।
इस पूरी दास्तान को जानने से पहले हम आपको सुनाते हैं 1974 की वो दास्तान जहां से विक्रम बत्रा की कहानी शुरू हुई थी। श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे दूसरे मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया, उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में कर लिया। उस समय युद्ध भीषण रूप ले चुका था। पाकिस्तानी ऊपर चोटियों पर पहुंचकर गोलियां बरसा रहे थे। सोचिए जरा कि ऊपर चोटी से गोलियां बरसाना नीचे को कितना आसान रहता होगा और वहीं नीचे से ऊपर को गोलियां चलाना कितना मुश्किल। और यही जद्दोजहद तोलोलिंग में भी चल रही थी। तोलोलिंग की पहाड़ी 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। चढ़ाई का सिर्फ एक रास्ता और छिपने के लिए कोई जगह नहीं। जवान इसके लिए काफी मेहनत कर रहे थे। भूख प्यास सब छोड़ बस एक ही चीज दिमाग में थी कि इस चोटी पर कैसे भी कब्जा करना है। और आखिरकार 13 जून को तोलोलिंग पर तिरंगा लहराया। लेकिन तोलोलिंग पर तिरंगा लहराता रहे इसके लिए पॉइंट 5140 पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपी गई, जो मिशन बेहद कठिन था। ऑपरेशन विजय के ऐलान को 4 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन अभी पाकिस्तानियों की स्थिति बेहतर थी। भारतीय सेना को जीत तो हासिल हो रही थी, लेकिन ये जीत निर्णायक जीत नहीं थी। कैप्टन बत्रा और कैप्टन जामवाल रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो पीक 5140 पर चढ़ाई शुरू कर सके। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब चोटी 5140 से रेडियो के माध्यम से ये उद्घोष किया कि ये दिल मांगे मोर, तो सेना ही नहीं पूरा भारतवर्ष उनका दीवाना हो गया। कैप्टन बत्रा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई.के. जोशी ने कैप्टन बत्रा को शेर शाह के उपनाम से नवाजा। उस समय कारगिल के हर एक जवान पर यही पंक्तियां रहती कि ये दिल मांगे मोर, और कारगिल का हर एक जवान उस समय इन पंक्तियों से जोश से भर उठता। कैप्टन बत्रा ने ये दिल मांगे मोर ऐसे ही नहीं कहा था। वो सच में चाहते थे कि उन्हें कुछ और जिम्मेदारी दी जाए और उन्हें मिली मशकोह पर मिशन विजय की जिम्मेदारी। मशकोह की चोटियां द्रास से भी ऊंची थी, जो कि पीक 4875 थी। इस पर कब्जे की कोशिशें जारी थी। सोचिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड का स्लोप और चारों ओर अंधकार। दिखने में सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सोचिए किस तरह से उन्होंने मिशन की तैयारी की होगी। जनरल रवि साहनी कहते हैं कि जैसे जैसे उजाला होता है मिशन को पूरा करना मुश्किल होता है, क्योंकि टारगेट आसानी से दुश्मनों के निशाने पर होता है। और ऐसा ही हुआ भी। चारों ओर रोशनी थी, दुश्मन काफी नजदीक था। कैप्टन बत्रा इतने जोश में थे कि तेज बुखार में भी तत्परता से जवाब दे रहे थे। चोटी पर भीषण संग्राम जारी था। भारत का लगभग कब्जा हो चुका था। नायब सूबेदार रघुवीर सिंह मोर्चा संभाले थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी कैप्टन विक्रम बत्रा ने उन्हें रोक कर बोला, अरे भाई, तुम बीवी बच्चे वाले हो, यहीं रहो, मैं आगे जाकर कमान संभालता हूँ। और खुद दुश्मनों से लोहा लेने निकल पड़े। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। किंतु जख्मों के कारण यह अफसर वीर गति को
प्राप्त हो गए। उन्हें गंभीर जख्म लग गए थे। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रुओं का सफाया हो गया। कैप्टन बत्रा ने अपने जुड़वा भाई विक्रम को पहला पत्र लिखा था कि डियर कुश, हमें बात किए काफी लंबा अरसा बीत गया। तुम्हारे ऑफिस में फोन लगाया था लेकिन बात नहीं हो पाई। कैसे हो तुम? अब भी टाटा में काम कर रहे हो या कोई नया जॉब ढूंढ लिया? तुम्हारा बैंक ऑफ पंजाब का इंटरव्यू कैसा रहा? इधर सब ठीक है। कमांडो कोर्स से वापस आने के बाद मैं अपनी पुरानी लोकेशन पर 3 महीने रहा। तुम न्यूज़ पढ़ सुन रहे होगे। यहाँ माहौल गर्म है। मैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हूँ। पाकिस्तानियों से लड़ रहा हूँ। सुरक्षा के कारण जगह का नाम नहीं लिख सकता, पर जिंदगी खतरे में है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ हर रोज गोलियां और आर्टिलरी शेलिंग झेल रहा हूँ। आज का दिन बहुत खराब रहा। मेरी बटालियन के एक ऑफिसर शहीद हो गए, इसीलिए यहाँ सभी दुखी है। बाकी तो सब ठीक है। पापा और मम्मी का ध्यान रखना। तुम्हारा भाई लव। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन बत्रा इस देश के लिए शहीद हो गए और हम सब के लिए मर के भी अमर हो गए। प्रतिपक्ष संवाद उन्हें हृदय से नमन करता है। आज के लिए प्रतिपक्ष संवाद में बस इतना ही। अगले हफ्ते कारगिल विजय सप्ताह में फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं किसी नए वीर की कहानी लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।